नमस्कार दोस्तों, शर्मा एजुकेशन में एक बार आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। मैं मनीष शर्मा आज आपके लिए जीवों के गुण का तीसरा पार्ट लेकर आया हूं और इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आज ये पार्ट पूरा टॉपिक फिनिश कर सकूं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अपना ये जीवों के गुण का तीसरा पार्ट, जिसमें कल हम लोगों ने सेकंड वीडियो में जो जीवों के गुण थे उसमें पांचवा जो गुण था रेस्पायरेशन उसको देखा था। उसके आगे अब देखना है हमें अगला जो जीवों का गुण होता है वो कौन सा होता है, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन बोले तो पोषण। तो दोस्तों इससे पहले आप जान चुके हैं कि ये जो न्यूट्रिशन है, जब हम मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस पढ़ रहे थे तब उसमें हमें पता चला था कि ये दो प्रकार की होती है, एक एनाबॉलिज और एक कैटाबॉलिज। एनाबॉलिज में हमने देखा था कि जो छोटे अणु होते हैं वो मिल करके क्या करते थे, बड़े अणु का निर्माण करते थे, यानी कि सिंपलर फॉर्म कन्वर्ट होकर के क्या करता था, कॉम्प्लेक्स फॉर्म का निर्माण करता है। तो इसका एग्जाम्पल हमने आपको बताया था कि इसके अंतर्गत कौन आता है, इसके अंतर्गत आता है पोषण यानी कि न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले हम इसमें लिख सकते हैं या बोल सकते हैं कि ये कौन सी प्रोसेस है, तो यह एनाबॉलिज्म प्रोसेस है। कौन सी है ये, एनाबॉलिज्म प्रोसेस है आपकी। कौन, पोषण। देखिए दोस्तों, पोषण को अगर हम टाइप में डिवाइड करें तो पोषण दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, इसे दो भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। कौन सा, पहला हम कर सकते हैं ऑटोट्रोफिक और दूसरा कर सकते हैं हम हेट्रोट्रोफिक। ठीक है, इसे क्या बोल सकते हैं, ऑटोट्रोफिक्स और हेट्रोट्रोफिक्स इन्हें बोल क्या सकते हैं। देखिए यहाँ पे ऑटो का मतलब क्या होता है, स्वयं। ऑटो का मतलब क्या होता है, स्वयं। ट्रोपिक का मतलब क्या होता है, पोषण। तो इसका पूरा अर्थ क्या हुआ, स्वपोषी, स्वपोषण, यानी कि इसका अर्थ क्या हुआ, स्वपोषण। ऑटोट्रोपिक का मतलब क्या हुआ, स्वपोषण। यहाँ आपको शब्द दिख रहा है क्या, हेट्रो। क्या लिख रहा है, हेट्रो। हेट्रो मतलब होता है अन्य। क्या होता है, अन्य। और ट्रोपिक यानी कि पोषण। तो इसका अर्थ क्या हुआ, अन्य मतलब पर यानी पराया, दूसरे के द्वारा। इसे क्या बोलेंगे, पर पोषण। इसे क्या बोलेंगे, पर पोषण। इसे हम क्या बोलेंगे, पर पोषण। अब इनकी हम परिभाषा कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे जीव जो अपना पोषण क्या करते हैं, स्वयं करते हैं, या पोषण का निर्माण स्वयं करते हैं, वो किसी अन्य पर आश्रित नहीं रहते हैं, तो ऐसे जीवों को क्या बोलते हैं, ऑटोट्रोप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उन्हें, ऑटोट्रोप्स। ऐसे जीवों को क्या बोलते हैं, ऑटोट्रोप्स, यानी कि इसे हिंदी में क्या बोलेंगे, स्वपोषी। उसे ऐसे जीवों को क्या बोलते हैं, स्वपोषी बोलते हैं। इसे क्या बोलेंगे, हेट्रोट्रोपिक्स को। ऐसे जीव जो अपने पोषण के लिए दूसरों पर आश्रित रहते हैं, यानी कि ये लोग अपना पोषण स्वयं नहीं बनाते हैं, ये स्वयं नहीं करते हैं, तो ऐसे जीवों को क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रोप्स। क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रोप्स, यानी कि परपोषी। क्या बोलेंगे इन्हें, परपोषी। ठीक है, क्या होता है, ऑटोट्रोपिक यानी कि ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, हेट्रोट्रोप जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, यानी अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर आश्रित रहते हैं, तो ऐसे को क्या बोलते हैं, परपोषी बोलते हैं। और इसमें जो स्वयं बनाते हैं उन्हें बोलते हैं स्वपोषी। अब देखते हैं दोस्तों इसके एग्जाम्पल
इसमें किन लोगों को हम रखते हैं, तो इसमें अगर हम बात करें तो इसमें देखो जो स्वयं बनाने वाले भोजन में है प्लांट। कौन है? प्लांट। प्लांट में आपको पता है इसमें पाया जाता है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल में ये लोग करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया और ये भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, इसलिए इन्हें हम किस वर्ग में रखते हैं? इन्हें रखते हैं ऑटोट्रोपिक्स। इसके अलावा अगर सेकंड इसका एग्जाम्पल देखें तो सेकंड एग्जाम्पल इसमें कौन आता है? एल्गी। एल्गी यानी कि क्या, इसे क्या बोलेंगे? शैवाल। इसे क्या बोलते हैं? शैवाल। इसे क्या बोलते हैं? पादप। शैवाल। शैवाल में भी आपने देखा होगा इसमें हरे रंग की होती है और इसमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। देखिए शैवाल कई कलर में मिलती है, हरे रंग की भी होती है, लाल रंग की भी होती है, ठीक है, अलग अलग कलर की होती हैं, लेकिन ये जो कलर्स निर्धारित होते हैं उसमें ये सब क्लोरोफिल के कलर्स होते हैं, पर इनमें क्या होता है? क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके द्वारा ये लोग क्या करते हैं? अपना पोषण करते हैं। इसके अलावा एक जीव है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, उसका नाम क्या है? युगलीना। उसे हम क्या बोलते हैं? युगलीना। युगलीना। ये युगलीना जो है ना, ये ऐसा जीव है जिसके पास क्लोरोफिल उपस्थित होता है और ये अपना भोजन स्वयं बनाता है। याद रखना ये जीवों में अपवाद है। ये कोई भी सजीव जगत में जो जंतु होते हैं उनमें किसी के पास में क्लोरोफिल नहीं है, लेकिन युगलीना जो है ना, इसके पास में क्लोरोफिल होता है और ये अपना भोजन स्वयं बनाता है। बाकी जितना भी जंतु जगत है, उस जंतु जगत में जितने भी जीव आते हैं वो सबके सब परपोषी होते हैं, लेकिन युगलीना क्या होता है आपका? ये स्वपोषी होता है। इसलिए याद रखिएगा इसमें गुण होते हैं जंतुओं के, एनिमल के, लेकिन इसमें एक गुण और होता है जो क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। ये जंतुओं का भी गुण रखता है और पादप का भी गुण रखता है, इसलिए इसे एक खास बात है इसमें कि याद रखिएगा कि इसमें एनिमल्स का भी गुण है और क्या है? प्लांट का भी, ठीक है। एनिमल और प्लांट दोनों के ये गुण रखता है, इसलिए इसे क्या है? एनिमल और प्लांट के बीच की क्या बोला जाता है? कड़ी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? इसे कड़ी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? युगलीना को कहा जाता है। याद रखिएगा ये पॉइंट, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया है, जंतु और पादप के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा ये किसे कहा जाता है? युगलीना को कहा जाता है। इसके बाद देखते हैं हम इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं। तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, तो सीधी सी बात है इसमें हम लोग आते हैं, यानी एनिमल, ठीक है, जितना भी सजीव जगत है। इसके अलावा इसमें और कौन आएगा? फंजाई। कौन आएगा? फंजाई, यानी कि कवक को भी हम क्या करते हैं? इसी वर्ग में रखते हैं। ये भी क्या होते हैं? हेटेरोट्रोपिक्स होते हैं। इसके अलावा और कौन इसमें आते हैं? पैरासाइट्स का नाम सुना होगा। पैरासाइट्स यानी कि इन्हें क्या बोलते हैं? परजीवी जो होते हैं वो भी हेटेरोट्रोपिक्स होते हैं। जैसे आपने देखे होंगे जो आर्थ्रोपोडा संघ के कुछ जीव ऐसे होते हैं, जैसे आपने देखा होगा बालों में एक जू पाया जाता है। वो जू क्या करता है? आपके बालों में रहता है, तो वो निवास स्थान भी उसका वहाँ पे होता है। इसके अलावा वो और क्या करता है? इसके अलावा वो अपना पोषण भी आपका वहीं से लेता है। वो क्या करता है? पोषण भी आपका वहीं से लेता है। तो ये पैरासाइट्स होते हैं, यानी परजीवी होते हैं, जो दूसरों के अंदर प्रवेश करते हैं या दूसरों की बॉडी में रह करके वहाँ अपना निवास स्थान बनाते हैं और इसके अलावा अपना पोषण भी वहीं से लेते हैं वो लोग, ठीक है। इसके अलावा और किसे बोल सकते हैं? आपने एक नाम सुना होगा पौधों में, पादप में, अमर बेल का नाम। अमरवेल का नाम सुने हो? अमरवेल एक ऐसा पौधा है जो क्या है? हेटेरोट्रोपिक्स होता है, यानी कि पौधा है और सभी पौधों को हम यहाँ रखते हैं, लेकिन ये एक ऐसा प्लांट है जो हेटेरोट्रोपिक्स होता है, यानी कि ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता,
ये क्या करता है, दूसरे पौधों के ऊपर अपना स्थान बनाता है, निवास स्थान, और दूसरे पौधों से ही क्या करता है, अपना पोषण लेता है। इसकी खास बात क्या होती है कि जो अमरवेल होता है इसमें छोटे छोटे रोम निकलते हैं, ऐसे रोम निकलते हैं, और ये क्या करते हैं, ये रोम उस जिस पौधे के ऊपर ये लपेटते हैं ना, ये अपना राउंड करते हैं ना, उसमें अपने रोम घुसा देते हैं। वहाँ से ये लोग उससे रोम के द्वारा अपना पोषण चूसते रहते हैं। तो आपकी अमरवेल जो हुई ना, वो किस प्रकार की हुई, हेटेरोट्रोपिक्स हुई। ठीक है, कैसे हुई, हेटेरोट्रोपिक। तो याद रखिएगा, ये पोषण होता है वो एनाबॉलिक प्रोसेस होती है। उसमें कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, ऑटोट्रोपिक्स और हेटेरोट्रोपिक्स। ऑटोट्रोपिक्स यानी स्वपोषण होते हैं, और हेटेरोट्रोपिक्स यानी परपोषण होता है, यानी ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए स्वयं पर आश्रित होते हैं, और हेटेरोट्रोपिक यानी ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित होते हैं। ऐसे जीवों को स्वपोषी बोलते हैं जो स्वयं भोजन बनाते हैं, और जो दूसरों पर आश्रित होते हैं उसे परपोषी बोलते हैं। इसके अंतर्गत एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एग्जाम्पल आपको याद रखना है कि ऑटोट्रोपिक्स में कौन से जीव किन सजीव जगत को रखा गया है। तो याद रखें ना, ऑटोट्रोप्स में प्लांट आते हैं, एल्गे आता है, यूग्लिना आता है, और यूग्लिना को क्या बोलते हैं, पादप और जंतु के बीच की कड़ी कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है, आपको बता चुके हैं कि इसके पास क्लोरोफिल पाया जाता है, और ये जीव होता है यानी जंतु होता है, एनिमल्स होता है, इसलिए एनिमल का गुण भी रखता है और प्लांट का भी गुण रखता है, इसलिए इसे क्या, एनिमल्स और प्लांट के बीच की कड़ी कहा जाता है। इसके अलावा हेटेरोट्रोपिक्स में भी एग्जाम्पल हैं एनिमल्स यानी कि जंतु। जो जंतु होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, परपोषी होते हैं। इसके अलावा फंजाई, कवक, पैरासाइट्स और अमरवेल, ये कुछ ऐसे हैं जो क्या होते हैं, ये सब के सब परपोषी होते हैं। ठीक है, यानी कि हेटेरोट्रोपिक्स होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगला गुण देखते हैं अब इसका। जिसे स्क्रीनशॉट लेना हो वो ले सकता है, अन्यथा हम इसे मिटाने वाले हैं। दोस्तों आज ये हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, जीवों के गुण। तो इसकी जो PDF है वो आप लोगों को टेलीग्राम में उपलब्ध करा दी जाएगी, जहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम में हमारा चैनल फॉलो करने के लिए शर्मा एजुकेशन डालना है। वहां से आपको जब आप चैनल को ज्वाइन करेंगे तो वहां से आपको PDF उपलब्ध करा दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों, जीवों के गुण का अगला देखते हैं, कौन सा आता है, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मीन्स क्या होता है, उत्सर्जन। एक्सक्रीशन किसे बोलते हैं, उत्सर्जन को। सबसे पहला क्वेश्चन, ये कौन सी प्रोसेस है, तो आपको सभी को पता है ये कैसी है, कैटाबोलिक प्रोसेस। कैसी है ये, कैटाबोलिज्म प्रोसेस है। ठीक है, अब ये उत्सर्जन होता क्या है, देखिए दोस्तों, जब आप पोषण करते हैं, भोजन करते हैं, तो भोजन आपके शरीर के अंदर जाता है, और ये जो भोजन जाता है ना, तो ये हर एक कोशिका में इसका पाचन होता है। और जब हर एक कोशिका में पाचन होता है तो पाचन के बाद निकलता है अपशिष्ट पदार्थ। क्या निकलते हैं, अपशिष्ट पदार्थ बचते हैं। उन्हीं अपशिष्ट पदार्थों का जिन अंगों या ऑर्गन्स के द्वारा क्या किया जाता है, इसका उत्सर्जन किया जाता है, उसे हम बोलते हैं उत्सर्जन तंत्र। उसे हम क्या बोलते हैं, उत्सर्जन तंत्र बोलते हैं। देखिए दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब हम श्वसन क्रिया करते हैं तो श्वसन क्रिया में आप लोग क्या करते हैं, श्वसन के रूप में ऑक्सीजन तो लेते हैं, लेकिन जब गैस बाहर निकालते हैं तब वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकालते हैं। तो हम एक प्रकार से CO2 का भी क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। इसके अलावा हमारा उत्सर्जन के रूप में अगर देखें तो नाइट्रोजनिक वेस्ट मटेरियल भी निकलता है। नाइट्रोजनिक वेस्ट मटेरियल आपने देखा होगा, जो आपकी ब्रेक या किडनी होती है, उसमें आप देखते हैं कि शरीर का पूरा रक्त वहाँ फिल्टर होने के लिए जाता है। रक्त में जो उपस्थित यूरिया होती है उसको फिल्टर करने का काम आपकी किडनी करती है। वहाँ से रक्त से फिल्टर करती है किडनी उसे यूरिया को अलग करती है और रक्त को अलग करती है। तो जो यूरिया निकलता है उसे अपने यहाँ स्टोर रखती है और फिर उसे शरीर से बाहर निकाल देती है। तो उत्सर्जन में अगर देखें तो ये कौन सी प्रोसेस है, कैटाबोलिज्म प्रोसेस है।
इसके अंतर्गत देखें अगर उत्सर्जन को, तो इसमें होता क्या है, इसमें कैटाबोलिज्म प्रोसेस में कोई जटिल अणु टूट करके क्या करता है, सरल अणु में विभक्त हो जाता है, यानी छोटे छोटे अणुओं में विभक्त हो जाता है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होती है इसमें हमारा जो उत्सर्जन के रूप में जो शरीर का वेस्ट मटेरियल होता है वो कौन से हो सकते हैं, या तो गैसेस फॉर्म में हो सकते हैं या नाइट्रोजेनिक फॉर्म में हो सकते हैं। क्या, नाइट्रोजेनिक फॉर्म में हो सकते हैं। ठीक है, अब ये नाइट्रोजेनिक फॉर्म क्या कहलाते हैं, ये नाइट्रोजेनिक रूप। देखो गैसेस रूप में अगर देखें तो CO2 का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, गैसेस रूप में जंतु क्या करते हैं, CO2 का उत्सर्जन करते हैं। नाइट्रोजेनिक वेस्ट मटेरियल के रूप में अगर आप देखें तो इसके अंतर्गत आपकी यूरिया हो सकती है, यूरिक अम्ल हो सकता है, क्या हो सकता है, यूरिक अम्ल हो सकता है, या तो फिर अमोनिया हो सकता है। क्या हो सकता है, अमोनिया हो सकता है। तो ये आपके नाइट्रोजेनिक वेस्ट मटेरियल के रूप में होते हैं शरीर में। ठीक है, गैसेस, जो गैसेस होती हैं तो वो CO2 के रूप में होती हैं। नाइट्रोजेनिक वेस्ट मटेरियल के रूप में यूरिया होगी, यूरिक अम्ल होगा और अमोनिया होंगे। ये क्या करते हैं, हमारे शरीर में उत्सर्ज अपशिष्ट पदार्थ के रूप में इसे क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। और जिन तंत्रों के द्वारा या जिस सिस्टम के द्वारा हम बाहर निकालते हैं उसे उत्सर्जन तंत्र बोलते हैं, और इन्हें बाहर निकालने की प्रोसेस उत्सर्जन कहलाती है। ठीक है, तो ये भी एक क्या है, महत्वपूर्ण गुण है जीवों का, क्या, एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन। इसके बाद अगला गुण आता है रिप्रोडक्शन। क्या आता है, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन को क्या बोलते हैं, प्रजनन। दोस्तों रिप्रोडक्शन को क्या बोलते हैं, प्रजनन। यह भी जीवों का एक महत्वपूर्ण अंग है, प्रजनन। देखिए कोई भी जीव है अपने जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए प्रजनन करती है। आपने देखा होगा कि जो प्रजातियां लगातार विलुप्त होने की कगार पर जा रही हैं उनमें जो प्रजनन की प्रोसेस हो रही है वो धीमी हो जाती है। इसलिए अपनी जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए ये प्रोसेस होती है। ये अगर इसके अंतर्गत देखें तो प्रजनन हमारे दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। प्रजनन कैसा होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका असेक्सुअल और एक होता है सेक्सुअल। इसे क्या बोलेंगे हम, अलैंगिक। क्या बोलेंगे, अलैंगिक बोलेंगे। और इसे क्या बोलेंगे, लैंगिक। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दो प्रकार से क्या होते हैं, प्रजनन की प्रोसेस होती है। अब ये क्या होते हैं, तो देखिए अलैंगिक सीधी से शब्द से स्पष्ट है, अलैंगिक यानी ऐसा प्रजनन जिसमें नर और मादा के लैंगिक अंग क्या करते हैं, भाग नहीं लेते हैं। यानी इसमें नए जीव को उत्पन्न करने के लिए पार्टनर की ज़रूरत नहीं होती है। तो ऐसा जो रिप्रोडक्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, असेक्सुअल या अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। इसमें क्या होता है, सेक्सुअल या लैंगिक प्रजनन, ऐसा प्रजनन जिसमें नर और मादा दोनों नए जीव को उत्पन्न करने के लिए एक दूसरे के पार्टनर्स की आवश्यकता होती है। तो उनके बीच होने वाला जो रिप्रोडक्शन है वो कहलाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक प्रजनन। जैसे आपने देखा होगा कि जो पौधों में जो प्रजनन की प्रोसेस होती है वो कैसी होती है, अलैंगिक रूप से होती है। यानी आपने देखा होगा कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपने आप को खुद को विभाजित करके नए जीव को उत्पन्न कर देते हैं। जैसे आपने कोशिका विभाजन में देखा होगा, कोशिका अपने आप को खुद को विभाजित करके नए जीव का निर्माण कर देती है। तो उसमें कैसी प्रोसेस कहलाई, अलैंगिक प्रोसेस। लेकिन कुछ जंतुओं में ऐसा होता है जिसमें पार्टनर्स की ज़रूरत होती है। तो इस प्रकार का जो प्रजनन होगा ना वो किस प्रकार, कौन सा कहलाएगा, वो सेक्सुअल कहलाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो एक होता है असेक्सुअल और एक होता है सेक्सुअल। ये भी क्या है, हमारे जीवों का क्या है, महत्वपूर्ण गुण है। इसके बाद आगे देखते हैं, अगला गुण आता है इसका सेंसिटिविटी।
सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी में क्या देखेंगे, देखिए सेंसिटिविटी का अर्थ क्या होता है, सेंसिटिविटी का अर्थ होता है संवेदनशीलता। क्या होता है, संवेदनशीलता। देखिए ये क्या होती है, आपने सुना होगा कि आपके शरीर में इंद्रियां पाई जाती हैं। आपको अगर कोई हाथ में टच करता है तो आपको पता चल जाता है कि आपको कोई टच कर रहा है, ठीक है। ये कार्य कैसे हो रहा है आपके शरीर में, आप इधर को देख रहे हैं और इधर अगर कोई हाथ, अगर इस हाथ में अगर कोई आपको टच करता है, आपने उसको देखा नहीं है उस हाथ को कि मेरा कोई टच कर रहा है, लेकिन फिर भी आपको पता चल गया है कि आपको कोई टच कर रहा है। ये कैसे हुआ, आपके शरीर में तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं जिसमें पाया जाता है संवेदनशीलता का गुण। जिसमें क्या पाया जाता है, संवेदनशीलता का गुण पाया जाता है। तो वही संवेदनशीलता क्या होती है, आपकी जो जीवों की ये महत्वपूर्ण विशेषता होती है। और इस संपूर्ण जगत में अगर जीव को अपने आप को अगर उसके अनुकूलित करना है तो संवेदनशीलता का गुण उसे बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसके बिना जो जीव है वो अपने आप को सुरक्षित नहीं रख सकता है। इसलिए उसका एक गुण है संवेदनशीलता, यानी कि किसी, इसे क्या बोल सकते हैं, किसी परिस्थिति को महसूस करना क्या कहलाता है, संवेदनशीलता कहलाता है। इसे हम किस रूप में परिभाषित कर सकते हैं, किसी भी स्थिति या परिस्थिति को महसूस करना, जीव के द्वारा महसूस करना ही क्या कहलाती है, संवेदनशीलता कहलाती है, ठीक है। जैसे ठंड का मौसम आ रहा है अब, तो आपकी बॉडी क्या करेगी, थोड़ा सा ठंड महसूस करने लगेगी, तो आप क्या करेंगे, आप अपने आप को उस ठंड से बचाने के लिए आप अपनी बॉडी को सुरक्षित करेंगे। तो ये भी एक क्या है, जीव की संवेदनशीलता है। ये जीव की क्या है, संवेदनशीलता है। तो याद रखिएगा, जीव का एक महत्वपूर्ण गुण होता है संवेदनशीलता का गुण। इसके अलावा अगला आता है एडेप्टेशन। एडेप्टेशन किसे बोलते हैं, अनुकूलन। देखिए ये दोनों के दोनों जो गुण है ना, ये दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। एक दूसरे के बिना ये एक दूसरे से क्या है, एक दूसरे के ऊपर आधारित है। संवेदनशीलता या अनुकूलन वही चीज़ होती है लगभग। अनुकूलन क्या कहलाता है, कोई भी जीव है अगर वो पृथ्वी के जिस वाली हिस्से में रह रहा है वो उसी माहौल में डाला होगा। जैसे पृथ्वी का ये सेंट्रल भाग है, यहाँ से भूमध्य रेखा निकलती है, यहाँ से कर्क रेखा निकलती है, यहाँ से मकर रेखा निकलती है। इसके ऊपर जितना जाते जाएंगे तो ठंड का क्षेत्र आता जाएगा, यहाँ जितना नीचे आएंगे तो गर्मी का क्षेत्र आता जाता है। तो यहाँ पर जो वृक्षों की प्रजातियाँ हैं, जीवों की प्रजातियाँ, वो अलग मिलेंगी, ऊपर अलग मिलेंगी, ठीक है। तो इसी प्रकार ये अनुकूलन कहलाता है, यानी कि वातावरण के अनुसार जीव अपने आप को ढालने की जो प्रोसेस होती है वही उसकी क्या होती है, अनुकूलन होती है। यानी इसे हम क्या कह सकते हैं, जीव का क्या बोल सकते हैं, जीव का वातावरण के साथ आपसी संबंध बनाना क्या कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है। ये जीव का क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्या होता है, गुण होता है। इसके बाद आता है जीव का अंतिम गुण। कोई बात नहीं, मिल जाएगा। जीव का अंतिम गुण आता है लाइफ साइकिल, यानी इसे क्या बोल सकते हैं, जीवन चक्र। इसे क्या बोल सकते हैं, जीवन चक्र। लाइफ साइकिल आप सभी लोग जानते हैं कि जब मेल जायगोट जब फीमेल जायगोट के साथ मिलता है और तब मिलने के दौरान जो फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है उसके द्वारा जो नई कोशिका का निर्माण होता है उसे हम क्या कह सकते हैं, उसके द्वारा क्या बनता है, जायगोट का निर्माण होता है।
जाइगोट एक क्या होती है, एक पहली सेल्स होती है। क्या होती है, पहली सेल होती है। तो देखिए इसे हम क्या बोल सकते हैं, हिंदी में बोल सकते हैं जब नर युग्मक और मादा युग्मक मिलकर के निषेचन की क्रिया करते हैं तो उससे नए जाइगोट का निर्माण होता है। और वो जाइगोट जो होता है वो क्या होती है, पहली कोशिका होती है। यानी जो पहली कोशिका का निर्माण होता है उसे क्या बोलते हैं, हम जाइगोट बोलते हैं। ठीक है, तो इसे हम किस तरह से परिभाषित करते हैं कि जब जाइगोट, इसकी परिभाषा पहले लिख लीजिए कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक मिलकर निषेचन क्या करते हैं, निषेचन की क्रिया करते हैं तो क्या करते हैं, जाइगोट का निर्माण होता है। क्या होता है, जाइगोट का निर्माण होता है। ठीक है, अब इनकी लाइफ साइकिल चलती कैसी है, देखिए सबसे पहले आया जाइगोट। कौन आया, जाइगोट। जाइगोट क्या है, पहली कोशिका। पहली कोशिका, जाइगोट क्या है आपकी, पहली कोशिका। पहली कोशिका के बाद कौन सी कंडीशन आएगी, पहली कोशिका के बाद अब आएगा क्या, निर्माण होगा एम्ब्रियो। क्या बनेगा अब, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या होता है, भ्रूण होता है। क्या होता है, भ्रूण। लेकिन कैसा, अविकसित होता है। अविकसित यानी कि ऐसा भ्रूण जिसमें अभी अंगों का विकास नहीं हुआ है, उसे हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो बोलते हैं। इसके बाद फिर कौन सी अवस्था आएगी, एम्ब्रियो के बाद आती है फीटस। फीटस ये भी क्या है, एक भ्रूण है, लेकिन इसमें दोनों में अंतर क्या है, ये है आपका विकसित भ्रूण, यानी इसमें अंगों का विकास हो चुका है। ठीक है, फीटस के बाद अब कौन सी अवस्था आएगी, न्यूबॉर्न बेबी। न्यूबॉर्न बेबी यानी कि नवजात शिशु क्या होगा, बच्चे का अब जन्म होगा। अब इसके बाद अब कौन सी प्रोसेस आएगी, देखिए न्यूबॉर्न बेबी के बाद अब आएगा चाइल्डहुड। यानी कि क्या कहलाते हैं इसे, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था के बाद कौन सी अवस्था आती है, बाल्यावस्था के बाद आती है प्यूबर्टी। प्यूबर्टी यानी कि किशोरावस्था। फिर इसके बाद कौन सी अवस्था आएगी, एडल्ट। एडल्ट यानी वयस्कावस्था। फिर इसके बाद ओल्ड एज यानी कि वृद्धावस्था। और वृद्धावस्था के बाद फिर क्या हो जाता है, डेथ यानी कि मृत्यु को प्राप्त हो जाता है व्यक्ति, जीव। ये है पूरी लाइफ साइकिल। पहले नर युग्मक का मादा युग्मक से मिलन हुआ, उसमें निषेचन हुआ, मिलना ही निषेचन कहलाता है। उसकी जब क्रिया हुई तो जाइगोट का निर्माण हुआ। वही जाइगोट पहली कोशिका के रूप में आई, नए जीव के रूप में। जब उसका जाइगोट का विकास हुआ तो एम्ब्रियो आया। एम्ब्रियो एक ऐसी कंडीशन होती है जो लगभग 0 से 2 माह के मध्य की होती है। ठीक है, 0 से 2 माह के मध्य में क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। फिर इसके बाद 2 माह से क्या 9 माह के बीच में, 2 माह से 9 माह के बीच की जो अवस्था होती है वो फीटस कहलाती है, यानी भ्रूण, लेकिन कैसा, विकसित। यानी इसमें क्या हो जाता है, अंगों का विकास हो जाता है। इसके बाद फिर बच्चे का जन्म हुआ, न्यूबॉर्न बेबी आया, फिर चाइल्डहुड आता है। चाइल्डहुड कहाँ तक होता है, 12 वर्ष तक की अवस्था।
12 वर्ष तक की अवस्था जो होती है वह क्या होती है, चाइल्डहुड की अवस्था। इसके बाद ये 12 से 18 वर्ष की जो अवस्था कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, किशोरावस्था। 18 से लेकर के और लगभग 60 वर्ष की अवस्था क्या कहलाएगी, एडल्ट या वयस्क अवस्था कहलाती है। इसके बाद 60 से जो ऊपर होता है, 60 से ऊपर की जो अवस्था होती है वो क्या कहलाती है, वृद्धावस्था में आएगा। और फिर जब उस जीव की सांसें रुक जाती हैं या शरीर के सभी अंग कार्य करना बंद कर देते हैं तो उसे निर्वाण या मृत्यु प्राप्त हो जाती है, जिसे गौतम बुद्ध ने निर्वाण का रूप दिया था या जिसे निर्वाण बोला था। तो दोस्तों, आज हमने जीवों का गुण का टॉपिक पूरा कंप्लीट कर दिया। आशा है कि ये जो मेरा पूरा चैप्टर था आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और अब इसके बाद अगला जो चैप्टर आप लोगों का आएगा वो टैक्सोनॉमी आएगी, यानी वर्गीकरण करेंगे। अब हम यहाँ से जीव विज्ञान के बारे में अंदर अब एंट्री करने वाले हैं। अभी तक हमने सिर्फ जीव विज्ञान में जीवों के बारे में जानते रहे कि जीव होते कैसे हैं, उनकी खास बातें क्या होती हैं, उनके गुण क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्या क्या चीज़ें उनके साथ में होती हैं, उनके जीवन में क्या क्या होता है, अभी तक ये पढ़े। अब यहाँ से आपकी जो बायोलॉजी है उसका अब रियल पॉइंट स्टार्ट होता है, जिसे बोल सकते हैं कि अभी तक हम बायो का ट्रेलर दे रहे थे, अब बाकी मेन बायो कल से आपकी न्यू चैप्टर के साथ स्टार्ट होने जा रही है, जिसका पहला वीडियो आएगा आपको टैक्सोनॉमी के रूप में। तो दोस्तों, कुछ लोगों की शिकायत रहती है कि हम अपने पढ़ाते हुए के दौरान आप लोगों को मुस्कुराहट वाला चेहरा नहीं देते हैं। तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं ये चीज़ कर सकूं, लेकिन क्या है कि मैं बचपन से ही ऐसा रहा हूं कि मैं जिस काम पे लगता हूं तो उस काम को मैं सीरियस होकर करता हूं। पर बच्चों की मांग है कि थोड़ा सा बच्चों को मुस्कुरा करके और थोड़ा सा स्माइल दे करके पढ़ाएं, तो मैं कोशिश करूंगा कि ये चीज़ें मैं कर सकूं और आप लोगों की जो रिक्वायरमेंट है मैं उसे भी पूरी कर सकूं। तो आप लोग एडजस्ट करिए और मैं इन सब चीज़ों को धीरे धीरे करके आप लोगों के अनुकूल करने की कोशिश कर रहा हूं और शायद है कि मैं बहुत जल्दी इन सब चीज़ों को कर पाऊँगा। तो दोस्तों, मुझे आप लोग इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। आप लोगों का बहुत बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है और इसी तरह से अगर मिलता रहा तो हम आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियो और बहुत अच्छा कंटेंट देते रहेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए नमस्कार। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। नमस्कार।